दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई की, जिसे कई लोगों ने जिस मुद्दे पर याचिकाएं दायर की हैं, और उसमें एक बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं, भारत के बेहद जानकार, समझदार और उच्च पदों पर काम कर चुके आईपीएस अधिकारी, पूर्व आईपीएस अधिकारी। वह सिक्योरिटी के तो जानकार ही हैं, वो खुफिया मामलों के भी, इंटेलिजेंस मामलों के भी बहुत बड़े जानकार हैं, और उनका नाम है यशोवर्धन आज़ाद। तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने पैलेट गन्स के इस्तेमाल को लेकर आखिर वो क्यों मर्माहत हुए, किस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट गए, आखिर वो क्या चाहते हैं, हम इसी विषय पर आज हमने कोशिश की कि उनका मन टटोलें। और हमारे साथ मौजूद हैं आज बातचीत करने के लिए अपनी याचिका के कॉन्टेक्स्ट में और देश में सुरक्षा परिदृश्य के कॉन्टेक्स्ट में, साथ साथ जो इस समय एक नीट के पेपर लीक मामले को लेकर जो इतना बड़ा असंतोष युवाओं का जागृत हुआ, और जंतर मंतर पर इतना बड़ा जो एजिटेशन सामने आया, उसमें क्या दिक्कतें सामने आई, और उसमें लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के और सिक्योरिटी के क्या एस्पेक्ट थे, इसको वो कैसे देखते हैं। तो यशोवर्धन आज़ाद साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज़ाद साहब, सबसे पहला मेरा सवाल कि आप एक फॉर्मर पुलिस के बड़े अफसर रहे हैं, देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनमें टॉप पोजीशंस पर रहे, आपने ये सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला क्यों किया इस मुद्दे पर, पैलेट गन के मुद्दे पर? 20 जुलाई की जो घटना थी वो बहुत ही दुखद थी। और जिस तरह की हिंसा का प्रदर्शन हुआ दोनों तरफ से, वो बहुत ही दुखदायक था। और मैं समझता हूँ किसी भी व्यक्ति को जो जो एक प्रजातंत्र में विरोध प्रदर्शन को देखता है, एक एक आशा ये रहती है कि जितने भी वाद हैं वो एक शांतिपूर्वक सुलझाए जाएं। लेकिन जो हुआ वो सबके सामने था। इतने लोग घायल हुए, 118 पुलिस वाले घायल हुए, क्योंकि हिंसा इस तरफ से भी प्रदर्शित की गई और दूसरी तरफ से भी करीब 70 या 80 लोग जो हैं विरोध कर रहे थे, वो भी घायल हुए। तो मैं समझता हूँ उसमें जो चीज़ें हुई, जो घटना हुई, उसकी तो एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी ही चाहिए। मेरा एक बुनियादी प्रश्न है, जब मैंने उन लोगों को घायल देखा जो पेलेट गन इंजरी से घायल हुए थे, वो काफ़ी हृदय विदारक दृश्य था। आँख में चोट, सेंसिटिव ऑर्गन्स में चोट, पूरे शरीर में चोट। और मेरा ये मानना है, कहना है कि पेलेट गन का इस्तेमाल किसी भी प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि बंदूक की जो ये तकनीकी सवाल भी है कि इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। ट्रिगर पे सिर्फ आपका कंट्रोल है, लेकिन इसके जो छर्रे जो निकलते हैं, उनकी जो बौछार है, उनका जो स्प्रेड है, वो पूरे एरिया में जाता है, किसी सुनिश्चित जगह नहीं जाता है। और इसलिए इस बुनियादी प्रश्न को लेकर ही मैं सुप्रीम कोर्ट गया था। यूनाइटेड नेशन जो हाई आई मीन ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसने भी इसको लेकर भारत सरकार से एक बार पूछताछ की थी, और बल्कि यहाँ पे अपना एक टीम भी भेजने का उसने विचार बनाया था, लेकिन भारत सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उस उनके इनिशिएटिव को। पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने ऐसा ही अप्रोच अख्तियार किया था, वहां भी इस तरह की वारदात हुई, वहां के लिए भी लेटर भेजा, लेकिन वहां भी शायद एक्सेस नहीं मिला। इसके बाद भारत सरकार की तरफ से एक कमेटी बनी, और उस कमेटी की रिपोर्ट कोई नहीं जानता अब तक क्या हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप सिक्योरिटी के पूरे सेटअप को बहुत अच्छी तरह समझते हैं,
कि आखिर जम्मू कश्मीर जैसे मान लीजिए सेंसिटिव एरिया है, उस समय भी जब कहा गया कि वहां पे मजबूरी है, जो लोग जम्मू कश्मीर कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं, हमने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर कवर किया है, हमारा मानना है कि वहां कोई जरूरत वहां भी नहीं थी। बहुत लोग समझते हैं कि नहीं जरूरत थी, आखिर जम्मू कश्मीर भी हमारा ही पार्ट है, वो इंडिया का ही हिस्सा है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में हो रहा था तो शेष भारत ने प्रोटेस्ट नहीं किया, और आज दिल्ली में, देश की राजधानी में, वो हो रहा है जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर जैसे हालात तो है नहीं, तो यहाँ पे एक डिस्टर्ब एरिया नहीं है, मिलिटेंसी नहीं है, अशांत क्षेत्र नहीं है, फिर ऐसा क्यों हुआ और क्यों उसको डिफेंड किया जा रहा है, और अभी भी बहुत सारे लोग बिल्कुल खामोश हैं? 2010 में और 2016 में जब कश्मीर में ये चलाए गए तो उसका कारण ये दिया गया कि स्थिति काफ़ी नाजुक थी और काफ़ी पथराव हो रहा था और पथराव से काफ़ी पुलिस वाले घायल हुए थे, ये बात भी सही है, इसमें कोई शक नहीं है। और वैसी व्यवस्था में जब लाठीचार्ज करना मुश्किल था क्योंकि नज़दीक जाना खतरे से खाली नहीं था क्योंकि सब तरफ से पथराव आ रहे थे। दूसरा टियर स्मोक का मौसम के अनिश्चित इससे बहाव हो जाता था, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। तो उस समय ये सोचा गया कि फायरिंग ना करके इसका छर्रों का इस्तेमाल किया जाए। बहरहाल उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी बनी, 2014 में कुछ रिपोर्ट आए, लोगों ने ये भी सोचा कि और कोई नॉन लीथल वेपन्स यूज़ किया जाए। लेकिन इसके पहले यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया था करीब 6000 222 ये हुई थी। हमारे खुद बड़े भाई जो चीफ थे एम्स में आई के, उन्होंने खुद बताया कि कैसी-कैसी इंजरीज़ जो हैं आँख को पहुँची थी। तो पेलेट के चलते जो क्षति पहुँचती है वो तो मालूम थी। तो सरकार ने जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई, फिर 2014 में इस पे डिसाइड किया गया कि हम और कुछ नॉन लीथल वेपन्स को देखें। उसके बाद रिपोर्ट का पता नहीं चला है, लेकिन 2016 में भी राजनाथ जी ने साइन किया कि हाँ भाई कुछ और नॉन लीथल वेपन्स लिए जाएँ। लेकिन उसके बाद भी एमएचए ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया, पेलेट गन्स बैन नहीं हुए और ये कहा गया कि ये सेकंड लास्ट रिज़ॉर्ट है वेपन और इसका इस्तेमाल उन्हीं परिस्थितियों में किया जा सकता है और 3 दिन की ट्रेनिंग भी दी गई है। 2018 में पार्लियामेंट में मंत्री जी ने ये कहा कि हाँ, ये इस्तेमाल में है और इसके बारे में एमएचए ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लिया है। 2022 का जो एसओपी है दिल्ली का, उसमें पेलेट गन का ज़िक्र नहीं है क्योंकि कश्मीर और शायद मणिपुर के अलावा कभी इसका इस्तेमाल किया ही नहीं गया था। और ये स्पष्ट है, कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित नहीं हुई थी यहाँ के विरोध प्रदर्शन में, जिसमें कि ये कहा जाए कि छर्रों का इस्तेमाल किया जाए। तो देखिए, छर्रों का इस्तेमाल किस परिस्थिति में किया गया, वो एक इंक्वायरी का विषय है। लाठीचार्ज में कौन कैसे घायल हुए, वो भी एक जुडिशियल इंक्वायरी का। मेरा प्रश्न तो एक बुनियादी प्रश्न है, जो अलग हटकर है, कि भाई छर्रों का, पेलेट गन का इस्तेमाल करना ही गलत है। क्योंकि हम उसे संवैधानिक प्रजातांत्रिक प्रणाली में हम ऐसे फोर्स का यूज नहीं कर सकते जिसका कि कोई सुनिश्चित यही नहीं है। हम फायरिंग भी अगर करते हैं तो वेस्ट के भी लोग करते हैं ताकि एक पॉइंटेड रहे उस आदमी के खिलाफ। लेकिन अगर आप ये छर्रे चलाएं किसी आदमी पर भी तो अगल बगल वो सब पे जाता है। तो इसलिए इन परिस्थितियों में मैंने कहा है कि इसका इस्तेमाल हर रूप से बैन कर देना चाहिए। और आज देखिए जम्मू कश्मीर में भी 2016 के बाद 9 साल हो गए हैं। 9 साल में आधुनिकीकरण तो हुआ है, टेक्नोलॉजी तो बढ़ी है, तो फिर हम क्यों इस्तेमाल करें इसका? हम और नॉन लीथल वेपन्स करें। किसी भी डेवलप्ड डेमोक्रेसी में पेलेट गन यानी कि मल्टीपल प्रोजेक्टाइल्स जो हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है और इसलिए मैंने कहा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई आप लोगों के पिटीशन पे, आपको जो सुनवाई में जो ऑब्जर्वेशंस हैं माननीय कोर्ट के, और जो कुछ एक दिशा निर्देश है खासकर दिल्ली सरकार के लिए कि जो घायल लोग हैं उनकी, उनके दवा दारू की व्यवस्था वो करे, वगैरह वगैरह, एसओपी के बारे में है, तो क्या आपको लगता है जो दिशा जो आप लोगों ने सोची थी वो उस दिशा पर फिलहाल
आई मीन नहीं जा रहा है कोर्ट की सुनवाई, और आप लोगों को एक तरह से एक बहुत निराशा जैसी स्थिति है या क्या? नहीं, कोर्ट ने दो चीजें मांगी हैं। कोर्ट ने ये कहा कि आपको चैलेंज करना चाहिए एसओपी को। मतलब कि हम तो हमारे वृंदा ग्रोवर जो लॉयर हैं उन्होंने कहा कि भाई हमें एसओपीज के बारे में मालूम नहीं है, जितना हम निकाल सकते थे बीपीआरडी से हमने निकाला। तो कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जितने एसओपीज हैं, जितने स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, ये कहते हैं सरकार पेश करे। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि आरएएफ के जितने लॉग्स हैं, यानी कि जो फायरिंग या हुई है, से रोजनामचे में एंट्री हुई है, कहाँ से निकला है, वो सब भी दिया जाए। तो इसके बाद जब होगा तो हम अमेंडेड अपना ये रिप्लाई पेश करेंगे। और तीसरा उन्होंने कहा ये है कि मुफ्त ट्रीटमेंट दिल्ली सरकार इनको दे। लेकिन जो आपका जो एक लॉजिक है कि ये बिल्कुल गलत है, इसका इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, खासकर दिल्ली या किसी भी ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोई मिलिटेंसी नहीं है, कोई डिस्टर्ब एरिया नहीं है, ऐसे हलकों में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज बेसिकली ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, बेसिकली ये एक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। तो उस दिशा में तो मुझे नहीं लगता है कि सुनवाई का आज का ट्रेंड कहीं से भी उसको अनुकूल उसके जान पड़ता है। मैं ये समझता हूं कि कोर्ट पहली हियरिंग में किसी पिटिशन पे अपना निर्णय तो शायद नहीं देगी। पहले वो स्टेट का जवाब जरूर लेगी। वो मैं समझता हूं कि वो ठीक भी है कि दे हैव बीन आस्क्ड टू फाइल अ रिप्लाई, तो ठीक है, उस मायने तक तो ठीक है। पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है इस मुद्दे पर, एक नागरिक के तौर पे, नॉट एज ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एक नागरिक के तौर पे आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल एक जवाबदेही बनती है किसी न किसी की? कोई ये तो नहीं कह सकता है कि किसी डिप्टी एसपी ने ये तय कर लिया, कोई ये नहीं कह सकता है कि एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने आदेश दे दिया। ये बहुत बड़ा आदेश है, तो क्या एक जवाबदेही राजनीतिक तौर पे बनती है, आपको लगता है, एक नागरिक के तौर पे? देखिए, दो चीजें। या राजनीतिक तौर से इस पूरी घटना की जिम्मेवार तो सरकार है। या 25 दिन तक युवा प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, कोई उसमें राजनीति कहीं से नहीं आ रही थी, किसी तरह की आइडियोलॉजी, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेंट्रिस्ट, किस तरह की आइडियोलॉजी नहीं थी। उस समय में उनकी मांग भी बड़ी सीधी सादी थी कि एक अक्षम मंत्री को बर्खास्त किया जाए, मुआवजा दिया जाए और नीट के रिफॉर्म्स किए जाएं। सरकार ने 25 दिन तक उचित नहीं समझा, बल्कि किसी से बात करने का, सोनम वांगचुक को वहां से उठा लिया। तरीके से सोनम वांगचुक अगर फास्ट कर रहे थे तो हर 8 घंटे में उनका स्वास्थ्य परीक्षण स्पॉट पे होना चाहिए था, और जब डॉक्टर्स कहते तब उन्हें हटाना चाहिए था। तो 25 दिन के बाद ये तो तय था कि मार्च होगा। मार्च अलाउ नहीं किया जाता है पार्लियामेंट में। हर विरोध प्रदर्शन का क्या हश्र होता है ये सबको मालूम है, क्योंकि पुलिस, हाँ मैं बोल रहा हूँ, तो अंततः जी वही हुआ जिसकी अपेक्षा थी कि पुलिस का चार्ज हुआ। और ये जो सारा डिबेट है वो मुख्य नीट के रिफॉर्म से बदलकर पुलिस बर्बरता पे आ गया। और पार्लियामेंट में जो डिबेट हो रही है वो डिबेट हो रही है आरएएफ चलाई, किसके आदेश से चली। तो इस बात में उर्मिलेश में कि गोली चलाने का आदेश होम मिनिस्ट्री नहीं देता है। देखिए, छर्रा चूंकि बैंड नहीं है, उसीलिए आरएएफ यूनिट ने उसे अपने साथ ले गए। उनको ये मालूम है कि भाई ये के बाहर इस्तेमाल किया गया है दिल्ली में या कहीं भी, तो उन्हें नहीं ले जाना चाहिए था। खैर वो ले गए तो वो बैंड ही नहीं था। और वहां पर अब जो जनरल डायरी की एंट्री है उसमें यह कहा गया कि डीसीपी के आदेश से हुआ है, जो कि सही है, क्योंकि ग्राउंड पे जो लीडर रहता है वही आदेश दे सकता है। तो ये पार्ट तो सही है। लेकिन डिबेट में जो इशू आना चाहिए था वो ये है कि जब जेएनके के बाद इतनी ज्यादा लोग घायल, आपकी एक्सपर्ट कमेटी, उसके बाद भी अभी 14 साल में कोई नहीं हुआ। जी ये प्रश्न जो है ये होना चाहिए था वाद विवाद का विषय। तो अब डिबेट तो हुआ है, अब नीट रिफॉर्म पे वापस डिबेट हो रहा है कि क्या वो वापस सब नीट रास्ते पे आ गया कि है कि नहीं, देखा जाए। लेकिन मैं एक्सपेक्ट हूं कि का इस्तेमाल बिल्कुल ही गैर
कानूनी ही होना चाहिए, गैर संवैधानिक है एक प्रजातंत्र में। लेकिन क्या जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी जिसकी रिपोर्ट पब्लिक को नहीं मालूम है, आम नागरिक को नहीं मालूम है, तो क्या आप एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पे बताएंगे कि क्या उस कमेटी ने ये कहा था कि इसका इस्तेमाल वाकई नहीं होना चाहिए? एक्सपर्ट कमेटी ने क्या कहा, ये मुझे भी अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि ये सबको तो बताया नहीं गया था। जो उससे संबंधित लोग हैं उन्हीं को बताया गया था, क्योंकि होम मिनिस्ट्री में ही था। होम मिनिस्ट्री ने अपने डिटेल्ड एसओपी बताया, और नहीं बताया, सिर्फ यही बताया कि एसओपी बन गया है, 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसका जो इस्तेमाल है ये सेकंड लास्ट रिजॉर्ट है, ये कहा गया। तो इसके आगे किसी को नहीं मालूम है। इसलिए हमारे वकील ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट की, भाई हमें तो मालूम है नहीं क्या एसओपी है या नहीं है, तो हम किस बात पे उसका विरोध करें। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। साहबान भाई जो है बताइए, तो उन्होंने को निर्देशित किया कि आप सारे एसओपी और रिकॉर्ड। बिल्कुल, आखिरी छोटे छोटे दो सवाल। एक तो ये मैं पूछना चाहता हूं कि जो आमतौर पे काकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदे जिन्होंने मुलाकात की भारत सरकार के दो मंत्रियों के साथ, उनका कहना था कि 3 मुद्दों पर हमारा एग्रीमेंट हुआ है, और एग्रीमेंट में ये साफ था कि शिक्षा मंत्री जाएंगे और जितने लड़के पार्टिसिपेट किए हैं इस एजिटेशन में उन पर कोई केस नहीं होगी। अगर एफआईआर किसी पर दर्ज हुआ है तो वो भी विड्रॉ हो जाएगा, और ये केवल दिल्ली में नहीं पूरे देश में होगा। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे नए लड़कों को कभी ऑटो से उठाकर, कभी कार से उठाकर, कभी मेट्रो से उठाकर गिरफ्तार किया जा रहा है, और उनके ऊपर कहा जा रहा है कि आपकी तस्वीर हमने ली थी जंतर मंतर पे, उस आधार पर आपको पकड़ा जा रहा है। अभी सीपीआईएम से जुड़ी एक लड़की को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उनके पार्टी दफ्तर में घुसकर ये कहकर कि 2021 की केस में ये हो रहा है। तो ये सारे जो मसले चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये कुछ ज्यादती ज्यादा हो रही है इस पूरे घटनाक्रम के बाद? देखिए, जहां तक लोगों का अपराध में शामिल होकर, पहले से जो अपराध में शामिल थे और इस विरोध प्रदर्शन में उन्होंने भाग लिया, ये तो एक अलग ही समस्या है भाई। ये क्राइम जो है हर स्टेट का मामला है, और स्टेट पुलिस को उन्हें पकड़ना चाहिए। वैसे भी अगर कोई विरोध प्रदर्शन, हर विरोध प्रदर्शन में ऐसे लोग आते हैं, तो हमारे लिए, अगर मैं क्राउड कंट्रोल में हूं, तो हमारे लिए तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि क्या बैरिकेड वो ज्यादा तेज कूदेगा, या वो क्या ज्यादा दौड़ेगा। अगर उसके पास हथियार नहीं है तो फिर वैसा ही है जैसे कि बाकी लोग हैं। तो क्राउड कंट्रोल की हैसियत से तो कोई मायने नहीं रखता कि कोई, या तो कोई धावक हो, तेज धावक हो, जेवलिन थ्रोअर हो, तब तो या कोई बात है, नहीं तो इसका मतलब नहीं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह अवश्य कहा था कि जिन लोगों ने पुलिस पे अटैक किया है, हिंसा प्रदर्शन किया है, हाँ उनके अपराध कायम रहेंगे। तो ठीक है, आप उनको पकड़ लीजिए। लेकिन पुराने जो किस्से हैं या पुराने जो अपराध हैं, अब उसका तो स्टेट को बहरहाल अपना काम करना चाहिए था। लेकिन जैसा कि होता है, आपने देखा होगा बुलडोजर वाले समस्या तरीकों में, ये वही है कि किसी का मकान अवैध चल रहा है 14 साल से, लेकिन उसने आज कोई गलत काम किया तो आपने वो लेके उसका या ढो दिया एक दिन का। तो ये उसी उसी तरीके का की कार्रवाई है। बिल्कुल, आखिरी सवाल। बहुत सारे लोग जो नागरिक अधिकारों की बात करते हैं और समाजशास्त्र के नजरिए से चीजों को देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हमारे यहाँ, उनको लगता है कि भारत बहुत तेजी से पुलिस स्टेट के रूप में कन्वर्ट होता जा रहा है। एक बहुत ही ऑटोक्रेटिक किस्म की एक पुलिस स्टेट बनता जा रहा है अपना यहाँ। तो एज एन ऑब्जर्वर आपको क्या लग रहा है, वाकई इसमें कोई दम है या ये कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है? उर्मिलेश जी, देखिए थोड़ी तो अतिशयोक्ति है। पूरे वैसे एक चीज है, पूरे विश्व में अगर आप देखिए तो एक तेजी से एक मूवमेंट चल रहा है सिक्योरिटी का मामला। यू नो, पीपल्स राइट्स वर्सेस स्टेट सिक्योरिटी, हर चीज में। अमेरिका की आप बात करते हैं, डेमोक्रेसी, इंग्लैंड की आप बात करें, हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस हर जगह है। अगर आप देखें, हर
गली में, हर मॉल में सीसीटीवी लगे हुए हैं और आपके सारे तरह के कम्युनिकेशंस कैप्चर हो रहे हैं। अब तो जरूरी नहीं है कि डंडा लेके पुलिस या गाड़ी लेके आपके पीछे जाए। आपका आप पुलिस तो छोड़िए, गूगल आपको ये कर रहा है। हमने निब पेन के बारे में, मैं निब यूज करता हूं, के बारे में एक जगह देखा तो 30 दिन तक लगातार मेरे सर पे सारे पेन के एडवर्टीजमेंट्स आने लगे हर जगह से। तो इसके बाद आप देखिए राइट टू प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी के बारे में कई लोगों ने आपत्ति उठाई है। मेरी जो किताब आ रही है उसपे भी मैंने लिखा है राइट टू प्रिवेसी में कितनी गलतियां हुई हैं सरकार के तरफ से भी, क्योंकि हमारी जो राइट टू प्रिवेसी है वो संकुचित, इसमें कोई शक नहीं जो आप कह रहे हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन भी वीक हुआ है। तो उस हिसाब से आप जरूर कह सकते हैं कि इतने जो संस्थाएं हैं इंडिविजुअल राइट्स के बारे में, वो कमजोर हो रही हैं और उसका डायरेक्ट जो इफेक्ट है वो तो निज जीवन पे पड़ेगा ही, निजता पे भी पड़ेगा, आपके सूचना की जो जानकारी मिलनी चाहिए उस पे पड़ेगा, और वो तो स्पष्ट हो ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं। शुक्रिया, शुक्रिया यशोवर्धन आजाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर आपने हमारे दर्शकों श्रोताओं से एक संवाद स्थापित किया। हम आपको भविष्य में भी जरूर आमंत्रित करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। कैसा लगा हमारा कार्यक्रम जरूर बताइएगा। आदाब।